वंदे मातरम दोस्तों, सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का जो अपने 10th की पढ़ाई में लगे हुए हैं, 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम आपके अध्याय 3 यानी विज्ञान का जो किताब है आपका ये वाला बुक, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस बुक के अध्याय तीसरे का जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इस अध्याय का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। यानी इसका नोट्स एक्सप्लेनेशन हम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे? नोट्स एक्सप्लेनेशन करेंगे। और नोट्स एक्सप्लेनेशन का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा और बाकी वीडियो जो पीछे के हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जब ये आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी नोट्स की, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कराएंगे और तकरीबन हर चैप्टर से 150-200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, जहां से आप परीक्षा में आसानी से ऑब्जेक्टिव का सारे प्रश्नों को कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और शुरू करने से पहले आप अपने पास अपना बुक और इस नोट्स को लिखने के लिए कलम कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिख सकें। आपका ये वाला बुक है, एनसीईआरटी यहाँ पर कराया जाता है और इसी का प्रॉपर नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में जुड़िए और वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिलेबस। देखिएगा आज का क्या है यहाँ में कि धातु ये सब देख रहे हैं आप, जो कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे कि सच्ची सफलता उस पल से शुरू होती है जब आप अपने सबसे बड़े डर को पार कर जाते हैं। जिस चीज़ से आप डरते हैं अगर उसको पार कर लेते हैं, उस पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो वहीं से आपको नई चीज़ों को करने के लिए डर भी समाप्त हो जाता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक को, जहाँ से हमें आज का क्लास शुरू करना है। कौन सा टॉपिक है ये? अंतर। परमाणु एवं आयन में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एटम और आयन के बीच क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आप जरा इसे पढ़िएगा नोट्स को। आप लोग भी नोट्स निकाल लीजिए और देखिए जरा नोट्स को। हाँ, तो क्या है यहाँ पर? एक सेकंड जरा रुकिएगा आप लोग। चलो जल्दी आओ, जल्दी कुछ रहो। चलिए, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। नोट्स निकाल लो अपना, किताब तब सब ठीक है। परमाणु, तो परमाणु का पहला यहाँ पर और आयन में अंतर बताया गया है कि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, यानी परमाणुओं से होकर इलेक्ट्रिसिटी जो है वह पास तभी करती है जब उसमें आपके आयन बनते हैं, यानी जब वह इलेक्ट्रॉनों को छोड़ सके और जब वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सके, यानी जिससे होकर इलेक्ट्रॉन पास कर सके। तो बेसिकली परमाणु क्या होते हैं? विद्युतः उदासीन होते हैं, जबकि आयन क्या होते हैं? ये धनावेशित और ऋणावेशित हो सकते हैं। यानी जब परमाणु जो होती है वो जब, जैसे सोडियम का परमाणु है, एक आयन जब वो दे देगा तो धनावेशित हो जाता है, और वहीं क्लोरीन का परमाणु है, एक आयन सोडियम से ले लेता है तो वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। तो आयन्स जो होते हैं वो ऋणावेशित या धनावेशित हो सकते हैं, लेकिन परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। दूसरा अंतर परमाणु और आयन में ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ई माइनस इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है इसीलिए ई माइनस लिखा गया है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है इसलिए पी प्लस लिखा गया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किसमें? परमाणुओं में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आयन में, आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आयन्स जो होते हैं या तो कुछ किसी के इलेक्ट्रॉन लिए रहते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को दिए रहते हैं, है ना। लेकिन परमाणु में ऐसा नहीं है, उसका जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसका तीसरा है कि परमाणु अस्थायी होता है। परमाणु क्या होता है? अस्थायी होता है, लेकिन ये अस्थायी होते हैं, यानी जब ये बंधन बना लेते हैं तो फिर ये अपना कंप्लीट हो जाते हैं कि हाँ अब हमने कुछ लेके और अब अष्टक अपना पूरा कर लिया, है ना। लेकिन इनका नहीं होता है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए बेचैन रहते हैं। तो ये क्या है? अस्थायी हैं और ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, अष्टक के बारे में कल ही के क्लास में पढ़ाया गया था, ऑक्टेट रूल। अब है धातुओं की प्राप्ति। अभी कल से आज तक हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर से, जिसमें हम धातु पढ़े,
धातुओं के गुण पढ़े, उनके रासायनिक गुण पढ़े, अधातु पढ़े, अधातुओं के गुण पढ़े, फिर उनके रासायनिक गुण पढ़े, है ना। सक्रियता श्रेणी को भी पढ़ा कि कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है, उससे कम कौन, उस जैसे पढ़े थे ना कल, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम करके पढ़े थे। हाँ, तो पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, कल के एक सीरीज पढ़ाए हुए थे कल हम, है ना। तो वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो धातु, ये सारे टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं जिसमें धातुओं की प्राप्ति समझना है, यानी धातु आते कहाँ से हैं। जैसे लोहा है तो लोहा आपको मिलता कहाँ से है, समझ में बात। अब यही पैनल है, तो पैनल का इधर अंदर से जो पिन वगैरह कसा है, वो नट वगैरह का सबका लगा हुआ है कि नहीं। तो आखिर वो नट आया, वो लोहा आया है कहाँ से। कोई तो जगह होगा जहाँ पर लोहा होगा, कोई तो जगह होगा जहाँ पे एल्यूमिनियम होगा, है कि नहीं है। कोई तो जगह होगा जहाँ पर कोई और धातु मिलता होगा। तो वो सब आया कहाँ से है, तो उन्हीं को प्राप्त करने के बारे में समझते हैं। अब है तो प्राप्त किससे होता है, तो धातुएं हमें अयस्क से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं, अयस्क से। अब एक्चुअली अयस्क होता क्या है, तो कहता है कि खनिजों में, एक सेकंड इसको ऊपर कर लें हम, यहाँ पर कहता है कि कुछ स्थानों पर खनिजों में कुछ विशेष प्रकार की धातुओं की अधिकता होती है, जिसे निकालने में आसानी और कम खर्च होता है, अयस्क कहलाता है। जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यानी अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे गांव में हम लोग बहुत मिट्टी का घर बना बना बचपन में खेले हैं ना। उस दौरान पानी से मिट्टी को सान सान के खूब नया नया डिजाइन बनाते थे। मान लीजिए कि मिट्टी थोड़ा सा आपको दे दिया गया, है ना, और बालू ले लिए, चाहे आंकड़ पत्थर ले लिए, आप ले लिए और उसको एक साथ मिला के उसके बाद उसको सान दिए, ठीक है। और सान के फिर उसको गोला बना दिए, चाहे जैसा ही बनाना है, एक जगह रख के छोड़ दिए, सूख गया। क्या कर गया, सूख गया। अब आपसे कहा जाए कि इसमें से पत्थर आपको निकालना है, क्या निकालना है, पत्थर निकालना है, तो आप कुछ प्रक्रिया करिएगा। या तो क्या करिएगा, उसको पानी में धरिएगा, है कि नहीं, छान दीजिएगा, पाक अलग हो जाएगा पानी में रख के किसी चीज़ से, और बालू और आपका जो पत्थर का कंकड़ है वो अलग हो जाएगा। कोई ना कोई प्रक्रिया करिएगा, या फोड़ दीजिएगा, चुन चुन के कहोगे पत्थर निकाल लीजिएगा, यही ना करिएगा। तो एक्चुअली पाक के साथ, यानी गंदगियों के साथ जो वो पत्थर है ना, वो पत्थर को अगर धातु मान लिया जाए तो पूरा पाक सहित जो पत्थर है वो अयस्क है। वो क्या है, अयस्क है। वो ढेला जो सूखा है वो क्या है, अयस्क है। लेकिन उसमें से जो पत्थर आप चुन चुन के निकाल रहे हैं वही क्या है, धातु है। ऐसा अगर माना जाए तो इस तरह से अयस्क को आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है अयस्क समझ गए होंगे। तो वही होता है, अयस्क माने ऐसा चीज़ है जिसमें से धातुओं को साफ करके उनकी गंदगियों को दूर करके निकाला जाता है। तो उन्हें, जैसे बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का, यानी बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क है जिसके अंदर एल्यूमिनियम है और बाकी गंदगियों के साथ यह रहता है। परीक्षा में डायरेक्ट ये पूछा गया भी सवाल है कि बताइए निम्न में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन में बॉक्साइट रहेगा, तो आप ऑप्शन में बॉक्साइट लगा के आएंगे। आगे भी और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब खनिज क्या होता है, बहुत पढ़े हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण लाइक कहीं से पढ़ते पढ़ते आते हैं, खनिज लवण है कि नहीं। एक्चुअली खनिज होता क्या है, तो खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में, ये भूमि जो दिख रहा है आपको, धरती, इस धरती में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को क्या कहा जाता है, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो आपको प्राकृतिक रूप से इस धरती में भरी पड़ी है ना। जैसे में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये सब खनिजें हैं, ठीक है। अब जैसे कि जैसे में खेती होता है, खेती तो देखते हैं कि नहीं, तरह तरह का चीज़ ले आ के खेत में छीटा जाता है कि नहीं। किस लिए खेत में छीटा जाता है, ताकि धरती में उर्वरता बढ़े, यानी खनिज लवण बढ़ेंगे तभी ना उपजाऊ होगा। पौधा को क्या चाहिए, वही सब चीज़ें चाहिए। तो वो सब चीज़ों को लाने के लिए हम ऊपर से छिड़काव करते हैं उसमें, है कि नहीं। तो वो है। अब यहाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के निम्न 3 प्रकार होते हैं। अब जो हम आपको पढ़ाए थे कि सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया गया था, जिसमें बताया गया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु जो है वह पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, पढ़ाया गया था। तो ये जो सीरीज पढ़ाई गई थी, जो ऊपर से नीचे की तरफ तीर देके हम बताए थे, तो सोचिए उसमें बहुत ऐसे थे जो सबसे नीचे जो धातु है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, जो सबसे ऊपर है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और जो बीच में है वो मध्य अभिक्रिया। तो उसी आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है।
निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है, अब इन धातुओं से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि निम्न अभिक्रियाशील धातु क्या होता है। निम्न अभिक्रियाशील धातु क्या है? तो कहता है कि ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? सबसे नीचे होते हैं। और इन कहता है कि इनमें क्रियाशीलता का गुण सबसे कम होता है। क्या होता है? कम होता है। निम्न मतलब कम, एक्चुअली होता भी है निम्न माने कम। कम अभिक्रियाशील यानी इनमें क्रियाशीलता, किसी से क्रिया कर लेने का गुण क्या होता है? कम होता है। जैसे Ag, Au, सोना चांदी। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती हैं। मध्यम अभिक्रियाशील कहता है कि मध्य की धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। जो बीच में धातुएं हैं उनकी अभिक्रियाशीलता भी क्या है? मध्यम है, इसीलिए तो बीच में है। अब कहता है कि ये भूप्रपट्टी में मुख्यतः ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? या तो ऑक्साइड और या तो सल्फाइड, और नहीं तो यहाँ पर कार्बोनेट के रूप में होते हैं। ठीक है, अब कहता है जैसे यहाँ पर है Ze, देखिए तो नोट्स में क्या ई ही लिखा हुआ है। हाँ, और ये है लोहा, ये है लेड, कॉपर। ठीक है, एटसेट्रा। ये होना चाहिए जिंक, Zn होना चाहिए, Ze हो गया है। ठीक है, सुधार लीजिएगा वहाँ नोट्स में। अब आगे हैं, ये बात समझ में आ गया बीच में आपको? चलिए, अब उच्च अभिक्रियाशील धातुएं क्या है? उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। यहाँ क्या है कि ये जो धातुएं होती हैं ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती हैं। कहाँ होती हैं? सबसे ऊपर, क्योंकि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, यानी इनका जो है रिएक्शन करने का दर काफ़ी तेज है, जल्दी ही रिएक्शन कर लेते हैं। तो कहता है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती हैं? देखिए, प्रकृति जो है हमें हर तरह से सुरक्षित करता है। प्रकृति क्या करता है? हमें बहुत तरीक़ा से सुरक्षित करने का प्रयास करता है। अब जो धातु बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उस धातु को प्रकृति ने स्वतंत्र नहीं रखा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में मिला के छोड़ दिया है ताकि यह जल्दी से रिएक्शन ना करे, नहीं तो खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वही सीरीज है। चलिए, अब क्या आगे चलते हैं, इनके बारे में समझते हैं कि आखिर ये सब हैं। तो इनका जब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, यहाँ समझ लीजिए इन निष्कर्ष हैं, यानी तीनों के बारे में कुछ चीज़ें समझाई गई हैं कि जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, यानी वो अयस्कों के साथ पाई जाती हैं। उसके बाद कहते हैं इन्हें प्राप्त करने के लिए कई प्रक्रिया करना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत कम क्रियाशील धातुओं को शुद्ध करना बहुत ही आसान होता है। यानी अब पूछा जाए आपसे कि क्रियाशील धातुओं को अलग मतलब प्राप्त करने में मेहनत ज़्यादा है कि कम क्रियाशील धातुओं को, तो क्या बताइएगा? कम क्रियाशील धातुओं को प्राप्त करने में मेहनत कम है, और फिर अधिक जो ज़्यादा क्रियाशील हैं उनमें ज़्यादा मेहनत लगेगा, आपको ज़्यादा प्रक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा में ज़्यादा, कम में कम, सीधी बात है। अब है धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है, यानी मेटलर्जी क्या होता है? इसके कहने का मतलब है कि अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहा जाता है। यानी कोई अयस्क है, उस अयस्क से आप प्रक्रिया कर करके धातु निकालिएगा, और ये जो पूरी प्रक्रिया आप करेंगे धातु निकालने की प्रक्रिया, इसी को क्या कहेंगे हम? धातु कर्म कहेंगे। ठीक है, अब है अयस्क का सांद्रण, यानी ड्रेसिंग ऑफ द ओर्स। अयस्क को इंग्लिश में ओर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ORE, ओर माने अयस्क। तो अयस्क का सांद्रण है, किस चीज़ का सांद्रण है? अयस्क का। समझिएगा, कहता है कि अयस्क में विद्यमान अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी अयस्क में अशुद्धि रहता है, तभी ना धातुओं को अलग करने के लिए हमको शुद्धता लाना पड़ता है, उसमें से उसकी सफाई करनी पड़ती है, उसमें से छटैया करना पड़ता है कि नहीं? तो जो अयस्क में विद्यमान अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करना ही क्या कहलाता है?
अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए गोइंग, गोइंग क्या होता है? गोइंग क्या होता है? गोइंग माने गुंडा चके गोइंग, हाँ चोर के गोइंग, हाँ तब कथी गोइंग। देखिए पृथ्वी से खनित, पृथ्वी के अंदर से खन खन के कोण कोण के जब निकाला जाता है तो जो अयस्क निकाले जाते हैं उनमें मिट्टी होता है, रेत होता है, ठीक है, इस जैसा बहुत अशुद्धि होता है, ठीक है। तो उन्हीं अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है, ठीक है। अब आगे गैंग समझ में आ गया। ऐसे भी जो इधर गैंग बनाते रहता है सब, वो सब अशुद्धे न रहता है, वो सब तो समाज के लिए अशुद्धिए है। यहाँ भी जो गैंग बना बना के लफुआई करेगा वह समाज के लिए क्या होगा? अशुद्धि होगा। तो यहाँ भी गैंग को उस दिमाग से रिलेट कर लेना है कि अयस्क का अशुद्धि होगा। समाज का अशुद्धि वो सब है, उन्हें गैंग बनाता है, अयस्क का अशुद्धि इन्हें गैंग बनाता है, ठीक है। अपना अपना गैंग बना रहा है सब। चलिए तो अब है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, यानी जो कम क्रियाशील धातु है, जो कम क्रियाशील धातु है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में चीज़ से समझते हैं। कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सामान्यतः अपने ऑक्साइड के साथ पाई जाती हैं। जैसे जो नीचे जो रहता है ना, जो कम क्रियाशील धातु है वह अपने ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और ऑक्साइड बना बना के रहता है। कहता है इन्हें केवल गर्म करने से ही मिल जाते हैं, इन्हें केवल गर्म करने से। हम लोग निष्कर्ष में पढ़े नहीं है कि जो कम क्रियाशील होता है उसको प्राप्त करना आसान होता है, जो अधिक क्रियाशील है उसको प्राप्त करने के लिए कई विधियां करना पड़ता है, पढ़े हैं ना। तो ये इसको बहुत आसान है कि केवल गर्म करके ही हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है सीने बार। क्या दिया गया है? सीने बार। सीने बार जो होता है इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मरकरी निकाल सकते हैं। क्या? मरकरी। तो सीने बार को मरकरी का क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सीने बार से कौन सी धातु प्राप्त की जा सकती है, तो क्या बताइएगा आप? मरकरी यानी पारा। क्या प्राप्त की जा सकती है? पारा प्राप्त की जा सकती है। अब आपसे ये पूछ दे बताइए पारा के कौन सा पारा के अयस्क का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा? सीने बार, ठीक है। ये भी पूछ दिया जाए कि पारा के अयस्क का क्या सूत्र होता है, पारा के अयस्क का क्या सूत्र होता है, तो क्या बताइएगा? HgS बताइएगा। तो मात्र इतने से ही काफ़ी, इसी में से सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कहता है ये आपको हो गया। अब इसका प्रोसेस हम निकालेंगे कैसे इसको, ठीक है। तो कहता है इसे वायु में गर्म करने पर यह पहले क्या करता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। जब HgS को, सीने बार को हवा में गर्म करेंगे, हवा में गर्म करने का मतलब खुला में गर्म करेंगे, किसी भी चीज़ में रख के गर्म कर रहे हैं, तो वह बनाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? क्योंकि सीधे ऑक्सीजन मिलेगा इसको, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फुल फॉर्म क्या है? ये सूत्र क्या है? HgO। अब HgO को फिर गर्म करेंगे हम दोबारा, तो जब फिर और अधिक गर्म करेंगे तब इसमें से मरकरी निकल के बाहर हो जाएगा। तो मरकरी निकल के बाहर हो जाएगा, यानी सीने बार को गर्म करिएगा तो वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना लेगा। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से गर्म करिएगा तो क्या निकल के मिल जाएगा आपको? पारा, यानी पारा मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर उसी का फॉर्मूला दिया गया है, देखिए 2HgS 3O2। जब इसको गर्म किए, तापमान दिया है ना, क्या किया गया? गर्म किया गया, तब आपको क्या मिला? 2HgO मिला और SO2 मिला, यानी सल्फर डाइऑक्साइड मिला हमको, और ये मिला आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने क्या किया? फिर से गर्म किया, और फिर से गर्म किए तो इसमें से क्या हट के अलग हो गया? पारा हट के अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो हमें इस तरीके से पारा मिल गया। तो इसको कितना आसान है बनाना, प्राप्त करना आसान है कि नहीं है। अब है सक्रियता श्रेणी में जो मध्यम वर्ग में आता है, यानी जो न ज़्यादा रिएक्टिव है और न ज़्यादा अनरिएक्टिव है ना, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा अक्रियाशील है, यानी क्रिया भी करता है और नहीं भी करता है। तो कहता है कि इस श्रेणी में स्थित धातुओं के निष्कर्षण के लिए दो काम करना पड़ता है, एक भर्जन और एक निस्तापन। क्या?
भर्जन और निस्तापन, भर्जन और निस्तापन करना पड़ता है। तो भर्जन और निस्तापन करना पड़ता है, तो एक्चुअली भर्जन और निस्तापन है क्या, है कि नहीं, और किसका हम भर्जन करेंगे और किसका निस्तापन करेंगे, ये भी तो बात समझेंगे कि धातु का अयस्क होगा तो किस धातु में हम क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे और किस में भर्जन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ लिखा गया है कि ये धातुएं सामान्यतः अपने सल्फाइड के और कार्बोनेट के रूप में रहते हैं। जैसे ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर की धातु वो अपने ऑक्साइड के रूप में रहते हैं, पढ़े हैं ना, चाहे सल्फाइड के रूप में वो भी रहते हैं, ये सब चीज़ पढ़े हैं अभी हम, जो कम क्रियाशील धातु था उनके बारे में। यहाँ पर ये सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में रहते हैं। तो जब दो विधियां जो करनी है तो अब उन विधियों के बारे में समझ लेते हैं, तब पता चलेगा ना कि हाँ कि कैसे निकालेंगे। तो विधियां क्या है, भर्जन यानी रोस्टिंग, भर्जन यानी रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, कहता है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। यानी जब सल्फाइड अयस्क रहेगा, कौन सा अयस्क रहेगा, सल्फाइड अयस्क रहेगा, जैसे एल्यूमिनियम में सल्फाइड है कि नहीं है, तो सल्फाइड जब सल्फाइड का अयस्क रहेगा, तब जब सल्फाइड अयस्क होगा, यानी भर्जन कब करेंगे, जब अयस्क सल्फाइड का होगा। कब करेंगे, जब अयस्क सल्फाइड का होगा। यानी हम अभी पढ़े हैं ना कि ये जो होते हैं मुख्यतः अपने सल्फाइड और कार्बोनेट के साथ रहते हैं। जो बीच वाले जो अभिक्रियाशील धातुएं हैं मध्यम वाले, ये अपने सल्फाइड और कार्बोनेट के साथ होते हैं। तो जो सल्फाइड के साथ रहते हैं उनका भर्जन किया जाता है, और जो अपने कार्बोनेट के साथ रहते हैं उनका निस्तापन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जो वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। यानी जो सल्फाइड है इसको वायु की उपस्थिति में यानी ओपन में जब गर्म करिएगा तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। और जैसे ही ऑक्साइड में बदल जाएगा तो ये जो प्रक्रिया आपकी होगी, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। ठीक है, भर्जन कहेंगे। चलिए अब दूसरा टॉपिक क्या था, निस्तापन। निस्तापन में क्या है, तो निस्तापन यानी कैल्किनेशन। क्या है, कैल्किनेशन। कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु के में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ जैसे वहाँ पर तो खूब हवा में करना था, हमको क्या करना था, पूरी वायु में आप कर सकते थे, किस में, भर्जन में। और लेकिन यहाँ पर है सीमित वायु, आपको बहुत हवा नहीं रखना है, कुछ सीमित वायु आपको रखने हैं। यानी आपको एक मानिए लिमिट में रखना है, हवा ज़्यादा मात्रा में नहीं रखना है। तो उस स्थिति में जब गर्म करिएगा तो ये भी क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है निस्तापन। तो बेसिकली भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है, वहाँ वायु जो अधिक मात्रा में था, यहाँ वायु सीमित मात्रा में है ना। और दोनों के दोनों, ये कार्बोनेट से ऑक्साइड बना रहा है और वो सल्फाइड से ऑक्साइड बनाता है उस विधि में। ठीक है, अब उदाहरण समझिएगा। उदाहरण में क्या कह रहा है कि जिंक को उसके अयस्क से भर्जन तथा निस्तापन क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके बारे में दिया है। जो जिंक है ना, जिंक ये बीच में रहता है, तो इसके साथ भर्जन भी किया जा सकता है और निस्तापन भी। यानी जिंक सल्फाइड के साथ भी रहता है और कार्बोनेट के साथ भी रहता है, दोनों के स्थिति में रहता है वो उसका अयस्क। ठीक है, अब समझिए, देखिए भर्जन कैसे होगा, जिंक का भर्जन से कैसे जिंक प्राप्त करेंगे। तो जिंक सल्फाइड जो होगा उसको हम ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड। क्या मिला, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, यानी हम यही ना पढ़े हैं निस्तापन में, भर्जन में क्या पढ़े हैं कि जो सल्फाइड होगा जब उसे अच्छी वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। और जब ऑक्साइड मिलेगा तो गर्म करके अलग हम करिए लेंगे, है कि नहीं। अब है यहाँ पर निस्तापन, यानी जिंक कार्बोनेट है, अब तो इसको कार्बोनेट मिल गया और यहाँ सल्फाइड था, है कि नहीं। तो जिंक कार्बोनेट को अब गर्म किए हम,
सीमित वायु की उपस्थिति में, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। गर्म किए तो जिंक ऑक्साइड फिर मिल गया, मिला कि नहीं? देखिए मिला ना जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गया। कहता है कि कार्बन जैसी उपयुक्त उपचायक का प्रयोग करके धातु से ऑक्साइड को अलग कर लिया जाता है, धातु प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पर ये जो कार्बन आपको इसमें मिला है कार्बन, तो इस कार्बन का भी उपयोग करते हैं हम लोग, किस रूप में? उपचायक के रूप में। किस रूप में? यानी इससे ऑक्सीजन हटा लेने के रूप में। जब हटा लेगा तो उस प्रयोग करके भी धातु के ऑक्साइड से हम धातु को निकाल लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, अब इसको कार्बन से रिएक्शन करा लिया, कार्बन ने करा निकाल लिया और बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ 2 रहता तो डाई होता, अकेले है तो मोनो होगा, तो यहाँ पर क्या बन गया? और जिंक हम अलग कर लिए। तो कार्बन से भी हम जिंक को, धातु को प्राप्त कर लेते हैं। कोनो डाउट है? अब देखिए यहाँ पर है थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए भी, अब बहुत जगह मतलब कि इसका उपयोग भी काफ़ी होता है थर्मिट अभिक्रिया का। ठीक है, अब समझिएगा कैसे, मतलब कि अच्छा सा टॉपिक है। कहता है कि आयरन ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? आयरन ऑक्साइड, यानी लोहा का जो ऑक्साइड होता है, उसके साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसी अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए थर्मिट जो है, इसमें थर्म शब्द है, क्या है? थर्म, THERM, यही में IT लगा देंगे, थर्मिट हो गया। ये थर्म जहाँ भी आपको लगा मिले, समझिए कि कुछ न कुछ गर्मी से इसका संबंध है, यानी हीट से संबंध है। समझ में आया बात? गर्म से, उष्मा से संबंध बात है थर्म। जैसे आप देखते हैं थर्मामीटर है कि नहीं, तो थर्मामीटर में थर्मा लगा हुआ है, तो वो क्या है? हीट को जांचने का वो स्केल होता है ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो ये हमारे पास दिख रहा है आपको, क्या? आयरन ऑक्साइड। क्या दिख रहा है? आयरन ऑक्साइड। इसको हम एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तब हमारे पास लोहा जो है, आयरन जो है, वह क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है, और एल्यूमिनियम का ये ऑक्साइड क्या हो गया? अलग हो गया, और ऊष्मा भी दे दिया। देखिए ये थर्मिट अभिक्रिया आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मिट अभिक्रिया के और किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, आप जब पहला ही चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको ऊष्माक्षेपी, पहला या दूसरा में पढ़ाए थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पहला या शायद दूसरे चैप्टर में है ना। तो वहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ाए थे, तो बताए थे कि अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो गया तो उसको दाहिने साइड में हम क्या लेंगे? प्लस ऊष्मा लिख देंगे, बताए थे। अब यहाँ प्लस ऊष्मा दिख रहा है, इसका मतलब है जो थर्मिट अभिक्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? हाँ, इससे यहाँ से ऊष्मा निकल रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि थर्मिट अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है कि नहीं, उसके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऑप्शन फिर दे दे आपको वहीं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या लगाइएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल पूछ देता है आपको। चूंकि आप थर्मिट अभिक्रिया को अगर जानते रहिएगा तभी तो आप उसका आंसर दे पाइएगा। तो थर्मिट अभिक्रिया से कहीं से भी सवाल, ये तो ऑब्जेक्टिव का बात हम बता रहे हैं, सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तब उस स्थिति में जो, देखिए हाँ, अब एक चीज़ इसमें बताना था। जैसे रेलवे में, रेलवे की जो मजबूती जो होती है, उसकी लोहे की मजबूती बहुत कराई जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माल उलेकेट होता है कि नहीं? पूरा गाड़ी उस पर लदा हुआ रहता है उसके क्या कहते हैं, पटरी पर। ठीक है, तो उस स्थिति में जब गाड़ी चलती रहती है तो वहाँ पर पटरियों का मजबूत होना जरूरी है, कि नहीं? और पटरियों को, लोहे को जोड़ने के लिए उन्हें गर्म करना भी जरूरी है। तो गर्म जब करिएगा आप लोहे को, तो उस समय आपको थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग करना पड़ेगा। या फिर दो तरह के लोहे को जोड़ रहे हैं तो थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। पानी पियो। थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग होता है लोहा का, देखते हैं कि नहीं, बिल्डिंग होता है ना, तो वहाँ भी थर्मिट अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। चलिए, अब है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, कहाँ?
तो जो सबसे ऊपर होगा वो कम सक्रिय होगा कि ज़्यादा? ज़्यादा सक्रिय होगा। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, यानी सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, किसी से जल्दी संयोग करेगा। सोडियम फेंकिए पानी में, मारेगा ब्लास्ट तुरंत। समझ में आया बात? हाँ। वैसे ही कैसे फास्फोरस बताए तो वाइट फास्फोरस ओपन में रख दीजिएगा, कमरे के ताप पर आग पकड़ लेगा हमें, ऐसा होता है। अक्सर जब रास्ता से जाते रहता है लोग, देखता है कहाँ पर, किसी श्मशान में, कि रात के अचानक आग पकड़ लिया। ठीक है, अचानक आग पकड़ने क्या करना है, श्मशान है तो वहाँ पर हो सकता है हड्डियाँ भी होंगी, है कि नहीं? हड्डियों में होता है वाइट फास्फोरस। क्या होता है? हाँ। तो अब हड्डियाँ हैं, कोई आया उधर से, पशु गुजरा, लोमड़ी तुमड़ी या फिर सियार जो भी है गुजरा, है कि नहीं? एक हड्डी उठाला, कैसे फेंकला, दूसरे का हड्डी से टकरा, एकदम सूखा हुआ, गर्मी का दिन का मौसम है, तुरंत क्या पकड़ लिया? आग पकड़ लिया। अब ले भूत आके अब डांस कर रहा है कि नहीं? तो श्मशान में आग धल पे भूत आके डांस कर रही था अपने मन में, है कि नहीं है? तो ये सब चीज़ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर, तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुओं की बंधुता कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रहती है। माने जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं ना, वो सब ज़्यादा रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? ऑक्सीजन के साथ करते हैं। कार्बन से कम करते हैं कार्बन से, लेकिन कम करते हैं। ऑक्सीजन से ज़्यादा संयोग बनाते हैं। इनकी बंधुता जो है कार्बन से ज़्यादा किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ होती है। कहता है इन धातुओं को विद्युत अपघटन या अपचयन विधि के द्वारा क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी किस विधि के द्वारा? विद्युत अपघटन अपचयन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातु को किस विधि से हम प्राप्त करेंगे? तो क्या बताइएगा? विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। समझ में आ गया बात? हाँ, तो ये बताना है, मैंने लिख के आना है। इना कि बोल दिया माट साहब, हम तो बोल देंगे तोरा हैं। परीक्षा हॉल में बैठेंगे और सर जी कहेंगे जो बताने के लिए ये विधि होगा, दे दीजिएगा नंबर है परीक्षा दे ले वाला से। अब देखिए आगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है? यानी परिष्करण माने निकालना। अब आपको धातु को निकालना है। किस धातु को? जो अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं उनको निकालना है। तो उनको निकालने के लिए क्या करिएगा? इस विधि में धातु के ऑक्साइडों तथा क्लोराइडों से उन्हें विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसे जब अभी बताएंगे उसके बाद आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ये चीज़ हम पढ़े हैं। तो विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में धातु कैथोड पर ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड क्या होता है? ऋण आवेशित। बताए थे एनोड पर प्लस चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस। तो एनोड क्या है? ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड है। तथा अशुद्धता जो गंदगी जो होती है वह अन्य धातु जो अधातु जो होते हैं, जो अशुद्धता होती है वो जो होते हैं एनोड पर। कहाँ पर? एनोड पर, यानी धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती है। मतलब हम आपको बताए थे सोडियम क्लोराइड के बारे में, बताए थे? नहीं बताए थे? जब इसका विद्युत अपघटन कराइएगा तो सोडियम जो होगा, सोडियम ये धातु है। क्या है? धातु है। ये धातु है, ये कहाँ चल जाएगा? कैथोड पर। कहाँ चल जाएगा? कैथोड पर चल जाएगा। और ये क्या है? अधातु है। अधातु है तो ये कहाँ चल जाएगा? एनोड पर। कहाँ चल जाएगा? एनोड पर। विद्युत अपघटन कहने का मतलब क्या है? वहीं बीकर में ले लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल रख लिए, है ना, और 2 कांटी वाला व्यवस्था लगा दिए, इसमें करंट दौड़ा दिए ले आके, बताए थे? और करंट दौड़ा दीजिएगा, बैटरी से जोड़ दीजिएगा, लाइन से नहीं। किससे जोड़िएगा? बैटरी से जोड़ दीजिएगा। तो जो इसमें जो यहाँ पर आपको कैथोड होगा उस पर चल जाएगा धातु, है जो एनोड होगा उस पर चल जाएगा गंदगी। ठीक है, अब चलिए आगे। अब आया सवाल, उदाहरण समझेंगे। जो अभी हम समझ रहे थे विद्युत अपघटनी परिष्करण, उसके लिए एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? एक में कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके सोडियम धातु प्राप्त करना। अब हमको चाहिए सोडियम धातु इसी सोडियम क्लोराइड से। तो क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड है जो द्रवित है, इसका जब रिएक्शन हुआ तो सोडियम पर प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज में ये आयनों में बदल गए।
यह यौगिक टूट के किस में बदल गया, आयन में बदल गया। माइनस प्लस चार्ज हो गया तो आयन हो गया, नहीं रहता तो परमाणु रहता। आयन और परमाणु में पहले टॉपिक आज का था अंतर। अब ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये एनोड पर चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इसको लेके कहाँ पहुँचा देगा, एनोड पर पहुँचा देगा। इस पर माइनस चार्ज है ना, तो प्लस वाले के पास चला जाता है एनोड पर, ठीक है। और ये है सोडियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको दिख रहा है, यह 2 सोडियम कहाँ लेके चल जाएगा, कैथोड पर। तो कैथोड पर हमको सोडियम क्या है, धातु है, क्या है, यानी जो आपको चाहिए वो मिलेगा कैथोड पर, और जो नहीं चाहिए वो मिलेगा एनोड पर। क्लियर हो गया बात। बढ़ते हैं अब आगे। अब NaCl जो है उसका विद्युत अपघटन कराया गया, यानी वहीं उसको पानी में, तो कराने पर सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तब भी हमको सोडियम क्लोराइड से अलग कर दिए विद्युत अपघटन के द्वारा। अब यहाँ पर है 2 नंबर, द्रवित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करके एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से किसके साथ, जो हम सोडियम क्लोराइड के साथ कर रहे थे, अब क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ करेंगे। तो इसको इसके साथ करेंगे तो ये भी Al3+ है ना, ये भी अपना 3 गो इलेक्ट्रॉन देगा, और इस ऑक्सीजन है जो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन है, ई जो है ई कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। कहाँ जाएगा, एनोड पर। माइनस वाला है ना, प्लस वाले के पास चला गया। प्लस वाला है किसके पास आ गया, माइनस वाला। तो यहाँ से हमें क्या मिला, धातु। क्या मिला, धातु मिलेगा, ठीक है। कैथोड पर क्या मिलेगा, धातु। अब विद्युत अपघटन का बात कर रहे थे, देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन हो रहा है, होगा तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। एनोड पंख क्या होता है, अभी पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा ये बताइए, पाक नीमन होता है कि खराब। पाक जो होता है शरीर में लग जाए, चाहे ऐसे देख के आप उससे हटते हैं कि नहीं हटते हैं, यानी आप उसको कहते हैं हटावे कराई, बेकार है कि नहीं है। वही है एनोड पंख भी, कह रहा है कि अविलेय अशुद्धियाँ, वो अशुद्धियाँ जो लिक्विड में नहीं घुलती हैं, तो कहाँ जाके जमा होती हैं, एनोड पर। अभी पढ़ा रहे हैं, एनोड पर चल जाता है, और कैथोड पर वो क्या मिल जाता है, धातु मिल जाता है। तो यहाँ क्या होता है, एनोड पर जो अशुद्धि जाके उसके तली में बढ़ जाता है ना, उसी को कहा जाता है एनोड पंख। क्या कहा जाता है, एनोड पंख। समझ में आ गया, पाँच से समझ जाइएगा। अभी देखिए, ए रुक रहे, हाँ देखिए, संक्षारण क्या है, संक्षारण। संक्षारण आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कोरोजन पहला चैप्टर से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें बताए थे कि लोहा जो है उस पर जंग लग जाता है, फिर उसके संक्षारण को पेंट वगैरह करके हम लोग ये सब करते हैं, पढ़ाए गए थे। हाँ, तो यहाँ भी वो सब चीज़ें पढ़नी है। कोरोजन जब धातुएं वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन एवं जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेती हैं, यानी खुला हवा में जब धातुओं को छोड़ देते हैं तो हवाओं में क्या है, नमी है, नमी से मिल जाएंगे, जलवाष्प उनको मिल जाएगा, और मिलेगा तो वो उससे रिएक्शन कर लेंगे, और कर लेंगे तो फिर अभिक्रिया करके उसके ऊपरी सतह कमज़ोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं, कुछ नोट में कुछ बातें दी गई हैं। कहा जा रहा है कि धातुएं वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड से भी अभिक्रिया करके क्षरित हो जाती हैं। यानी केवल यह वायु में उपस्थित जलवाष्प जल से ही खराब नहीं होते हैं, और वायु में उपस्थित सल्फर का ऑक्साइड है ना, उसका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इन सब चीज़ों से भी मिलकर खराब होते हैं। ये सब के सब ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड होता ही है, जिससे अम्लीय वर्षा हो जाती है, शुरू में पढ़ाए थे, है कि नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड होता ही है वायुमंडल में, तो ये सब होता है, तो इन सब से भी मिलकर खराब हो जाते हैं। अब कहते हैं लोहे, तो लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहा जाता है। अब वहीं पूछ लिया जाता है कि लोहे को संक्षारण को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो क्या बताइएगा, जंग लगना कहा जाता है। देखिए कॉपर, कॉपर यानी जो भूरा कलर का जो तार होता है ना, बिजली वाला तार, छीलने पर भूरा कलर के जब मिलेगा आपको, कॉपर होता है।
कहता है कि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया का उससे क्या कर लेता है, आर्द्र जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यानी भूरा कलर का तार होता है, किस कलर का होता है, भूरा कलर का तार होता है। जैसे अगर इस कलर का तार है, इस कलर का तार है, तो जब इसको वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड या से अभिक्रिया करेगा तो उस समय क्या होगा, इसके ऊपर जो है कलर चढ़ जाएगा। कौन सा कलर चढ़ जाता है, तो इसके ऊपर काला कलर से चढ़ जाता है, जो कि इसमें लिखवाए थे, हम बताए थे। खैर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की काला नहीं, क्या है, हरी, कॉपर कार्बोनेट की हरी परत चढ़ जाती है। कैसी परत चढ़ जाती है, कॉपर कार्बोनेट की, ऊपर से हरा हरा परत चढ़ जाता है। समझ में आ गया बात। और आपको अंदर अंदर पीला पीला ही रहेगा, भूरा भूरा, लेकिन ऊपर से कैसा चढ़ जाएगा, हरा हरा सा परत चढ़ जाता है। चलिए यहाँ समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि खुली वायु में सिल्वर को, चांदी को भी अगर खुला, कैसे हम लोग पहने रहते हैं तो करिया हो जाता है, चांदी हो जाता है। तो कहता है कि खुली वायु में सिल्वर को अगर कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाए तब वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करता है। किससे करता है, सल्फर से अभिक्रिया करेगा। और जब सल्फर से अभिक्रिया कर लेगा तब यह सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, जो सबसे ऊपरी परत पर रहता है। चूंकि ऊपर ना अभिक्रिया करेगा तो वो कैसा कलर का हो जाता है, काला कलर का। हम लोग जाते हैं जाके सफाई करवा लेते हैं, तो आपसे फिर सिल्वर सल्फाइड हट जाएगा, है कि नहीं। अब सिल्वर सल्फाइड है तो जब एक नींबू से धोइएगा तो साफ हो जाएगा। क्षारीय प्रकृति का होता है तो क्षार को क्या हटाएगा, अम्ल ही हटाएगा। ठीक है, सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बस आपको समझने का बात है। अब देखिए संक्षारण से सुरक्षा, यानी अब ये जो धातुएं खराब हो रही हैं, इनको खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, कुछ इन पर अब चर्चा करनी है। अभी धातु पढ़े हम लोग कि कैसे चांदी खराब हो जाता है, कैसे कॉपर खराब हो जाता है, कैसे लोहा खराब हो जाता है, पढ़े हैं ना। इस तरह से धातुएं जो खराब हो रही हैं, इन धातुओं को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो कह रहा है कि धातुओं को संक्षारण से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। कौन कौन सा उपाय है, तो धातुओं की सतह पर लेप चढ़ाकर, क्या चढ़ाकर, लेप चढ़ाकर, यानी किसी पेंट का हो या किसी और चीज का लेप लगाकर उसे बाहरी जलवाष्प से और आर्द्र वायु से हम अलग रख सकते हैं। कनेक्शन उसका छूट जाएगा, और कनेक्शन छूट जाएगा तब संक्षारण से वो बच जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्षारण से बच जाएगा। यशद लेपन करके, क्या करके, यशद मने जस्ता, क्या होता है, हाँ, तो जस्ता उस पर लेप करके, जस्ता यानी जिंक, क्या, जिंक। तो जिंक अगर इसको कहते हैं अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन, क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, बोलिए, हाँ, ये है जस्तीकरण। हिंदी में जस्तीकरण को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है यशद लेपन। ठीक है, यशद लेपन ये सब जिंक से होता है। किससे होता है, जिंक से। समझिएगा बात को कि यशद लेपन या जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन जो होता है करके धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। अभी बचाने के लिए पढ़ रहे हैं हम, अभी ऊपर पढ़े हैं लेप लगा के बचा सकते हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं जस्तीकरण करके बचा सकते हैं। तो जस्तीकरण में एक्चुअली यशद लेपन होता क्या है, ये भी तो समझ में होना चाहिए। तो कह रहा है कि लोहे एवं इस्पात के जंग को सुरक्षित, यानी एक्चुअली यशद लेपन लोहा और इस्पात को बचाने के लिए किया जाता है। तो लोहा को या इस्पात को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। क्या करते हैं, पतला परत जिंक का ऊपर से चढ़ा देते हैं, तो बस वह ये क्या हो जाता है, लोहा संक्षारित होने से बच जाता है। तो वही परत चढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है, यशद लेपन कहा जाता है। अब यशद लेपन समझे तो क्रोम लेपन से भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाँ, संक्षारित होने से बचा सकते हैं। इन धातु को खराब होने से क्रोम लेपन विधि से भी बचाया जा सकता है। क्रोम लेपन क्या होता है, तो क्रोम लेपन सामान्यतः किसी धातु का संक्षारण रोकने के लिए उस पर धातु की सतह पर टीन का, निकेल का, क्रोमियम का, तांबा का
आदि धातुओं की परत चढ़ा दी जाती है। यानी किसी धातु को बचाना है तो उसके ऊपर हम टीन का चढ़ा सकते हैं, टीन ऊपर से चढ़ा के उसको उसका परत लगा सकते हैं, निकेल का परत लगा सकते हैं, क्रोमियम का परत लगा सकते हैं, तांबा का परत लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब का परत लगाकर उस धातु को बचाया जा सकता है। तो इन सभी को उस पर चढ़ाना, परतों को चढ़ाना क्या कहलाता है? क्रोम लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? और जिंक को धातुओं के परत पे चढ़ाना क्या कहलाता है? अभी पढ़े हैं हम लोग, यशद लेपन कहलाता है। यानी जिंक जब धातुओं पर चढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे उसे? यशद लेपन। और जब टीन, निकेल, क्रोमियम, तांबा ये सब जब चढ़ाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? क्रोम लेपन। क्या कहेंगे? तो क्रोम लेपन विधि से भी हम धातुओं को बचा सकते हैं। अब क्या है कि धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके संक्षारण से बचाया जा सकता है। माने शुद्ध लोहा रहेगा तो अब रिएक्शन करेगा, और लोहा को कोनों के साथ फेंट दें हम, कोनों के साथ तब तो समस्या होगा कि नहीं होगा? लोहा को किसी के साथ फेंट देंगे तब फिर संक्षारित होने से वो बचेगा, क्योंकि उसके साथ जो मिला हुआ है वो तो संक्षारण से रोकेगा, बचाएगा उसको। तो वो भी करके हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण होने से बचा सकते हैं। कि फिर धातुओं पर तेल लगाकर भी, ग्रीस लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से बचाते हैं। आप लोग साइकिल चलाते हैं, देखते होइएगा कि चैन जब टाइट हो जाता है तो उस पर ऊपर से मोबिल खाली गिरा दिया जाता है चारों ओर से, तो चैन क्या हो जाता है? वो ढीला नरम पड़ जाता है, घड़र 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 करके चलेगा। जहाँ तेल गिरा दीजिएगा उसके बाद वह नरम चलने लगता है। चलने लगता है कि नहीं? अच्छा फील होता है आपको। साइकिल आप चला रहे हैं, कटर 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 चक्का में बज रहा है, तेल डालिए कटकटा तो उसका क्या हो गया? बंद हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो अंदर से वो खराब हो रहा था। क्या हो रहा था? खराब हो रहा था। तो खराब जब हो रहा था तो उस पर तेल लगा करके या ग्रीस लगा करके हम क्या कर रहे हैं? उसको बचा रहे हैं। अब आगे समझिएगा, कह रहा है मिश्र धातु, एलोय। क्या है? मिश्र धातु क्या होता है? अभी तो हम पढ़ा रहे थे कि धातु को मिश्र धातु बना देंगे। धातुओं में मतलब कि शुद्ध धातुओं में हम कुछ फेंट देंगे तो वो बच जाएगा खराब होने से, है ना? तो एक्चुअली वो क्या होता है मिश्र धातु? तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। माने दो गो अलग अलग धातु को भी फेंट दें, ठीक है, या फिर दो गो अलग अलग अधातुओं को फेंट दें उसी में, या फिर धातु हो या अधातु हो, ये दोनों मिला दी जाए। तो इस तरीके से मिला के जब उनका समांगी मिश्रण बनाया जाता है, यानी अच्छा से जब मिश्रण बनाया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। एक नया चीज़ बनेगा कि नहीं बनेगा? मिश्र धातु कहा जाता है। उदाहरण में क्या है? उदाहरण में है पीतल। जैसे आप लोग पीतल देखते हैं, पीतल के समान। तो पीतल किस चीज़ से बना होता है? तांबा से और जिंक से। किससे? तांबा से और जिंक से। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है पिताजी। क्या है? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। पी से पीतल हो गया, ता से तांबा और जी से जिंक यानी जस्ता। हो गया कि नहीं? पिताजी है कि नहीं? यानी पीतल किन किन से मिलकर बना रहता है? तांबा और अब तो नहीं भोर पर आएगा, है कि नहीं है? चलिए, तो पिताजी को नहीं भोर पर रहना है। हाँ, इना कि अपना अपना पिताजी के भोर पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर ई पिताजी याद रह जाए, वो पिताजी भोर पर आ जाए ना, वो पिताजी ऐसे होते हैं, ठीक है? हाँ, ये पिताजी ऐसे हैं, ठीक है? दोनों पिताजी के लिखने का तरीका क्या है? अलग अलग है। तो ये पिताजी भोर पर आ जाए, लेकिन ये पिताजी भोर नहीं पर आने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, अब ये भी पूछ लेता है परीक्षा में आपसे कि जो पीतल बनाइएगा उसमें कौन कितना % होता है। तो जो तांबा होता है वो 80% मिलाया जाता है। इसमें कितना मिलाया जाता है? 80%। और जो जिंक होता है वो 20% मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है? 20% मिलाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर। अब कहता है इसका उपयोग, तो जो तांबा है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो हमको मालूम है, हम लोग तांबा के बर्तन का उपयोग करते हैं। बहुत नल लगता है ना, नल, पीतल तांबा वगैरह उसमें लगा रहता है। कारतूस
बंदूक के गोली बनाना रहता है तो में तांबा का गोली रहता है, ठीक है, पीतल का गोली रहता है। तो अगर कि एगो पीतल मारम ना तो एकदम पूरा शरीर पीतल से भर दे हम, मतलब पूरा देह में गोली मार दे हम, है कि नहीं है। तो पीतल वही पीतल है। अब देखिए ब्रॉन्ज मेडल सुने हैं कि फलाने को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। ब्रॉन्ज यानी ब्रास, कांसा। क्या होता है? कांसा। ठीक है, समझिएगा क्या होता है, देखिएगा। कांसा, रुक, इधर उधर भागता है। यहाँ देखो क्या है, ब्रॉन्ज, कांसा। ये कॉपर यानी तांबा इसमें 90% होगा और टीन इसमें 10% होगा। यानी तांबा में यदि हम टीन मिला दें तो वो बन जाएगा क्या? ब्रॉन्ज। अब तांबा सुरक्षित रहेगा, तांबा खराब नहीं होगा। तो तांबा को बनाने के लिए इसमें क्या लगा दिए हम? बचाने के लिए टीन पर लगा दिए। और ये 90% तांबा और 10% टीन। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग मूर्तियों बनाने में, सिक्का बनाने में, जहाज बनाने में, मशीन बनाने में, इस सब चीज़ों में काम किया जाता है। इस सब का है ना, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब है सोल्डर। क्या है? सोल्डर। हम लोग देखते हैं कि सोल्डिंग दुकान पर करता है ना। तो एगो में से रहता है मटेरियल, एगो गरम का लोहा, उसको उसमें सटाते जाता है, उगल के उजर उसके एथी में आ जाता है, फिर जाके तार पर रख देगा, तार को चिपका लेगा, है ना। तो सोल्डर, हाँ सोल्डर। तो उसमें क्या रहता है? टीन और शीशा। उसमें क्या रहता है? तो नींद लग रहा है रे, आए हम कथा कही तनी ए ससुरा, तोरा नींद लगते ही हुआ रे, बताओ तो हाई क्या है? क्यों नहीं लग रहा है? नहीं तो सूझ जो, जाओ बेड में, रूम में सूझ जाना, जाओ, उसमें सब व्यवस्था है सूझ लेने। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? टीन 50% है, 50% शीशा मिलाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग धातुओं एवं विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। अभी कोई डाउट है इस पे? चलिए, अब क्या है? ड्यूरालुमिन। क्या है? ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन क्या होता है? तो ड्यूरालुमिन जो होता है वह एल्यूमिनियम, उसमें 95% मिलाया जाता है, कॉपर 3% मिलाया जाता है, मैग्नीज 1% और मैग्नीशियम ½ और सिलिकॉन भी ½ इस इतना सामान मिलाया जाता है तो एगो क्या बनता है? ड्यूरालुमिन बनता है। क्या बनता है? ड्यूरालुमिन बनता है। यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रहता है। इसका मतलब है हम एल्यूमिनियम को बचाना चाहते हैं। किसको बचाना चाहते हैं? तो उसमें फेंट दिए क्या हम? 3% कॉपर। कितना परसेंट? 3% कॉपर, फिर 1% मैग्नीज, 1% मैग्नीज, ½ मैग्नीशियम, ½ सिलिकॉन हम फेंट दिए उसमें। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ड्यूरालुमिन का। तो ड्यूरालुमिन का उपयोग किया जाता है वायुयान के ढांचे बनाने में। जो बड़ा बड़ा जहाज जाता है ना, उसका जो संरचना बनाया जाता है, उसमें क्या उपयोग किया जाता है? ड्यूरालुमिन का। रसोई घर के सामान में, रसोई घर में जो सामान सब होता है उसमें, स्वचालित वाहनों में, ऑटोमेटिक जो गाड़ी सब चल रहा है उस सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके पार्ट्स के निर्माण के लिए क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया बात। अब है स्टेनलेस स्टील, लोहा। अब इसमें देखिएगा, स्टेनलेस स्टील जो इस्पात जो होता है उसमें मिलाया जाता है लोहा रहता है और कार्बन रहता है। क्या रहता है? निकेल रहता है। ये सब मिला के उसको बनाया जाता है। समझिएगा, कहता है लोहा के साथ निकेल और क्रोमियम, क्या निकेल और क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। उसके साथ क्या क्या मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होगा? बोलिए। लोहा के साथ क्या? निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम मिला देते हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील मिल जाता है। यानी अब लोहा में जंग नहीं लगेगा। आपके साइकिल का रिंग देखिए ना, साइकिल का रिंग में जल्दी जंग लगता है? कितना पानी धीरे धीरे बहुत समय बाद उसमें जंग लग जाता है। लोहा का काम, लोहा अपना क्वालिटी दिखा देता है। ठीक है, प्राप्त होता है। जो अत्यंत कठोर हो जाता है, क्या हो जाता है? इसमें जंग नहीं लगता है। इसमें जंग
अब है सोना। सोना बचाना चाहते हैं कि नहीं? अभी देखिए बचा रहा है सोना अपना, इसको लग रहा है सोना है कि नहीं है। कहता है सोना कि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहते हैं। कितना कैरेट सोना को? 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना कहा जाता है। यह काफ़ी नरम होता है, अतः इसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। बहुत नरम होता है, इसीलिए इसका आभूषण नहीं बनाइएगा। नरम सामान है, तुरंत लचक मचक के टूट जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए उसका आभूषण नहीं बनाया जाता है 24 कैरेट सोना का। तो उसमें फिर से उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं ताकि उसका क्या बनाया जाए? सोना बनाया जाए। तभी न आपको 900 सोरे देता है, 750 देता है। क्या ये 750 सोना देंगे तो 900 सोरे देंगे? लोहार बड़ा सोनार बड़ा नो, ये सब चीज़ का बतुआता है कि नहीं है। तो वो बताइएगा तो सोनार के पास में सब चीज़ है। वहीं कहता है कि 18 कैरेट सोना देंगे, 22 कैरेट सोना है हमारे पास, 23 कैरेट सोना देंगे, कहता है। वही मिलावट का रेशियो होता है। देखिए, मिलावट का रेशियो समझने के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है सोना के बारे में। बहुत बढ़िया से वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कैरेट सोना कितना होता है, कितना कैरेट में क्या मिलाया जाता है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी तांबा मिलाया। सोने को कठोर बनाने के लिए क्या किया था इसमें? चांदी और तांबा। तो अगर कौन सोनार आपको 18 कैरेट सोना दे रहा है तो आप कहिएगा ज़्यादा चांदी तांबा काहे बेच रहे हैं हमरा। 18 कैरेट देगा तो हमें ज़्यादा चांदी तांबा होगा नू, और 22 कैरेट देगा तो हमें कम होगा, यानी सोना का मात्रा ज़्यादा होगा। अब कहता है 22 कैरेट सोना का अर्थ है 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी का मिलावट। समझिएगा बात को। ये चीज़ बहुत बढ़िया से अगर आप लोग भी जाइएगा देखिएगा तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली लास्ट पेज है नहीं। देखिए, कह रहा है 22 कैरेट सोने का मतलब क्या है? 22 कैरेट सोना का मतलब ये है कि उसका 22 भाग क्या रहेगा? शुद्ध सोना रहेगा। 22 भाग शुद्ध सोना और 24 भाग में 24 कैरेट, मतलब 24 कैरेट यानी 24 टुकड़ा। तो 22 टुकड़ा उसमें क्या मिलाएंगे हम? शुद्ध सोना। और 2 टुकड़ा क्या मिलाएंगे उसमें हम? तांबा या फिर चांदी मिलाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर 2 पार्ट में पूरे के पूरे चैप्टर का नोट्स समाप्त हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ से बहुत चीज़ सीखे होंगे। अब इन सबको खाली यस सर नहीं कहना है, इन सबको क्या करना है? याद भी करना है, क्योंकि बिना याद किए यस सर लिख के परीक्षा में पास नहीं करिएगा। ठीक है, तो इसको जाके याद करना है। आप लोग भी जो लोग देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स तैयार किया होगा, अभी लिख रहे होंगे या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसलिए मैं बार बार यहाँ से हट जा रहा था बोर्ड पर से, ताकि आप भी स्क्रीनशॉट ले सकें। बोर्ड पर रहते ही एकदम तने हुए था, आधा दिखता आधा नहीं दिखता था, कहाँ से स्क्रीनशॉट लेते। तो आज का ये क्लास रहा। इसका जो अगला कल आपको क्लास मिलेगा वो क्वेश्चन आंसर का मिलेगा। किसका मिलेगा? क्वेश्चन आंसर का। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, आपके पूरे बुक के अंदर का भी क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य भी पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए, आसपास सफाई जरूर रखिएगा, माता पिता का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।